गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पिछला चैप्टर पूर्ण हो चुका है, क्वेश्चंस उसके दिए जा चुके हैं। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, परेशान मत होना ये सोचकर कि मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं। सीबीएसई और आरबीएसई के रूल्स के अनुसार कुछ परसेंट कोर्स आपका कम किया गया है। उस कम किए गए कोर्स के अनुसार ही मैंने वो चैप्टर छोड़े। सीबीएसई के सिलेबस आ चुका है सीबीएसई का, आरबीएसई का आएगा जब देख लेंगे हम, इसलिए वो छोड़ दिए। अब आज आपके अगला चैप्टर है गलता लोग। इसके राइटर हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी के बारे में हम बात करें तो ये कहानीकार हैं और इनका जन्म अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा के ओजिया गांव, अल्मोड़ा के ओजिया गांव में हुआ था। कब हुआ था बच्चों इनका जन्म? 10 सितंबर 1932। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी देहरादून और अजमेर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और अजमेर में हुई थी। देखिए इनका परिचय। जन्म सन 1932, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल किया था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड है इसका नाम। इनकी प्रमुख रचनाएं कोशिका, घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके शब्द चित्र हैं एक पेड़ की याद। इनको एक सम्मान भी मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, पहल सम्मान। बस ये आप पढ़ लेना बीच का। अब लास्ट पैराग्राफ देखो 55 पेज पर। गलता लोग बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं क्या है इस पाठ में। एक लड़का है, एक पंडित जी हैं जिनका नाम है बंशीधर। क्या नाम है? बंशीधर। जाति से क्या है ये? ब्राह्मण। इनका काम क्या है? ये पुरोहित है। पौरोहित्य इनका काम है। पुरोहिताई करना, पूजा पाठ करवाना, लोगों के जन्म मरण परण के सारे काम करवाना। पुरोहित हैं, पंडित हैं रे। इनके एक बेटा है जिसका नाम है मोहन। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट। सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। तो सभी टीचर्स कहते हैं कि ये तो आगे जाकर कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो बंशीधर जी इसको पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, लेकिन बंशीधर जी के पास, इनके मोहन के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिक्षा दीक्षा भली भांति करवाते। तो अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ भेजते हैं।
लेकिन अब विडंबना है, दुर्भाग्य है, उससे वहाँ पर नौकरों का काम करवाया जाता है। मोहन से नौकरों का काम करवाया जाता है। घर वाले देखते हैं कि भाई ये खाएगा पिएगा या रहेगा, तो अब खाएगा पिएगा वो खर्चा कैसे निकले, तो इससे नौकरों वाला काम करवाओ ताकि नौकर के पैसे तो बचेंगे। वो काम इससे करवाया जाता, इससे इसकी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान होता। ये दूसरी जगह रहता है, वहाँ भी यही बात होती है, और अंत में ये अपने गाँव लौट आता है। गाँव लौट आता है तो इसके साथ ही एक लड़का पढ़ता था, वो लड़का था लुहार। जानते हो ना लुहार, जो लोहे का काम करते हैं, और लुहार था और उसका नाम था धनराम। क्या नाम था? धनराम। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये जाति से ब्राह्मण है और ये जाति से लोहार है। दोनों में जातिगत असमानता है। ब्राह्मण ऊंचे जाति के माने जाते हैं और लोहार नीची जाति के। लेकिन मोहन के साथ पढ़ा लिखा था, मोहन इसके पास जाता है, इसके पास बैठता है, इसके काम में सहयोग करता है, तो समाज के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो धनराम क्या काम करता था? लोहा गलाता था। लोहार का काम तो क्या है? लोहे को गर्म करना, कूटना, पीटना, उसके नए नए हथियार बनाना, नया रूप देना। तो समाज के लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन मोहन उनके विरोधों के सामने नहीं घबराता है और जातीय बंधनों को तोड़ देता है। तो इसीलिए पाठ का नाम है गलता लोहा। जो धनराम लोहा गलाता था वो लोहा मोहन ने भी गला दिया, मतलब जातीयता की जो भावना थी उसको तोड़ दी, ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म कर दिया। समझ में आ गया क्या? गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी। समाज में जातिगत विभाजन था, समाज जातियों में बंटा हुआ था और कई कोणों से टिप्पणी की है इस जातिगत विभाजन पर। यह कहानी इस बात का उदाहरण है, ये जो कहानी है ये कहानी इस बात का उदाहरण है बच्चों कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है। यानी शेखर जोशी ने दिखावा नहीं किया है बच्चों, अर्थ की गहराई नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, सीधे सामान्य शब्दों में अपनी बात कही है, रखी है। वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए ही हम यह देख पाते हैं, लेखक ने कोई कठोर बात नहीं कही, कोई मुखर टिप्पणी नहीं की, फिर भी हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, एक मेधावी, होशियार, इंटेलिजेंट किंतु निर्धन लेकिन गरीब ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते भी पढ़ने में होशियार था, तो उसके साथ ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई, उस मनोदशा तक पहुंचता है जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। मतलब जो ऊपर शिखर तक जाना चाहिए था, जो ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए था जिस मोहन को, उसके साथ क्या परिस्थिति हुई कि वो उस मनोदशा तक पहुंचता है जो जातियों के भेदभाव को, जातियों के पक्षपात को खत्म करना चाहता है, जहाँ उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। यानी जाति के ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे अभिमान करना चाहिए, वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है। जाति पर काय का अभिमान? सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, सामाजिक जो विधि निषेध थे, जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं थी, उनको ताक पर रखकर, यानी उनको छोड़कर, हटाकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। उसका जो ऑफर था वहाँ जहाँ वो उसकी काम करता था, वो वहाँ जाकर बैठता है। उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है, लोहार का साथ देता है अपने मित्र का, उसके काम में भी सहयोग करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर, मोहन का जो व्यक्तित्व कैसा बताया गया है बच्चों इस पाठ में कि जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे, ये झूठा भाईचारा है, सच्चा भाईचारा नहीं है, दिखावे का भाईचारा दिखाते हैं हम। लेकिन मोहन उस लोहार के साथ बैठकर सच्चे भाईचारे का निर्वाह करता है। झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है। जो मेहनती लोग हैं उनके प्रति भाईचारा होना चाहिए, वहाँ कोई अहंकार जातिगत नहीं होना चाहिए। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो,
जैसे लुहार के पास लुहार लोहे को गलाकर नया रूप नया आकार दे देता है, वैसे मोहन ने भी जातिगत भेदभावों को गलाकर एक नया रूप एक नया आकार दे दिया। गलता लोग मोहन के पैर अनायास से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए, जहाँ शिल्पकार रहते थे, अनेक कारीगर रहते थे। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लुहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी कि जो उसने उसके ऑफर पर कहा था, उसके ठिकाने पर कहा था, वो बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। बच्चों, क्या कहा था धनराम लुहार ने? धनराम लुहार ने कहा था कि भाई तुम इधर उधर बेरोजगार घूम रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है कि मेरे यहीं बैठकर काम कर लो, 2 पैसे कमाओगे, रोटी के लायक तो गुजारा होगा, गरीबी से तो दूर हो जाओगे। जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते जाते हुए दूर से सुनता था। निहाई पर, निहाई क्या होती है बच्चों? जो लोहार के पास एक लोहे का एक गोल एक चौकोर सा टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर वो गर्म लोहा रखकर फिर हथौड़े से चोट मारता है, उसको निहाई कहते हैं। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धपधप आवाज़, गर्म और लाल लोहे पर हथौड़े ठंडे हथौड़े की आवाज़ चोट पड़ती थी तो धपधप की आवाज़ निकलती थी। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठकता ठनकता स्वर, क्योंकि ठंडे लोहे पर चोट लगती, भाई नीचे निहाई ठंडी, हथौड़ा ठंडा और बीच में जो रखा होता वो गर्म लोहा, क्योंकि उसमें आग में चला कर ही तो निकाला जाता। चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिसे वह दूर से ही पहचान सकता था कि इस समय धनराम लुहार के ऑफर पर काम हो रहा है। दूर से वो चोट की आवाज़ आ जाती। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर, लंबे बैंट वाला, लंबा बैंट वाला मतलब पकड़ने का हैंडल, हंसुआ जिसे घास या फसल काटी जाती है, देखा है क्या? हाशिया बोलते हैं, दांतली छोटी होती है, वो बड़ा होता है। तो हंसुए को लेकर वह इस घर से इस उद्देश्य से निकला था। उस हाशिए को लेकर वह हाशिया बोलते हैं, घर से इसी उद्देश्य से ये सोच कर ही निकला था क्या कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। तो इसको खेतों में जो कांटे वाली झाड़ियाँ उगाई हैं उनको काट छांट कर साफ कर देगा ताकि खेत में फसल हो सके। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। उसके पिता बंशीधर बूढ़े हो गए, अब उनके बस का नहीं था ये काम। उनके बस का ये काम नहीं था क्योंकि बूढ़े हो गए थे। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर जिंदगी भर उन्होंने तो पुरोहिताई का काम किया, यानी धार्मिक कृत्य कराए, लोगों के अनुष्ठान करवाए, जन्म मरण परण के काम करवाए। उन्होंने घर संसार चलाया था पुरोहिताई के दम पर। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं, अब तो उनसे इतने बूढ़े हो गए कि वो पुरोहिताई का काम भी, पंडिताई का काम भी नहीं हो पाता है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान जो हैं, जो जिनके घर में वो पूजा पाठ करवाते थे, हालांकि वो बूढ़े हो गए लेकिन आज भी लोग उन पर भरोसा क्यों रखते हैं? क्योंकि एक तो उनकी निष्ठा है, निष्ठा से मन लगाकर काम करवाते हैं, और दूसरा संयम है, यानी व्यर्थ के कामों में नहीं लगते। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं, लेकिन अब वो काम वैसा नहीं कर पाते क्योंकि उम्र का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ रहा था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण बंशीधर जी का शरीर जर्जर हो गया था, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। व्रत उपवास नहीं झेल पाता। बूढ़ा आदमी, 80 साल का आदमी व्रत कर सकता है क्या? क्योंकि इतनी उम्र में तो कई बीमारियां तो शरीर को वैसे ही घेर लेती हैं, तो वो व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही, सुबह मोहन से सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, लंबी श्वास लेकर, गहरा निश्वास लंबी श्वास लेकर कहा था कि भाई मोहन सहयोग कर दे उनके काम में। क्या काम था? वो नीचे आएगा, किसी के पूजा पाठ करवाने की, रुद्री पाठ करवाना। क्या कहते हैं वो? लंबी सांस लेकर मोहन को सुनाकर कहते, सीधे मोहन को नहीं कहते कि सुन बेटा इधर आ, ये बात है। मोहन तो अपने काम में लगा हुआ था, वो जोर से बोलकर कहते हैं, आज गणनाथ जाकर, कोई स्थान है, गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना। कोई चंद्रदत्त जी हैं, उनके
ये रुद्र पाठ करना था, शंकर का पाठ। अब मुश्किल ही लग रहा है, अब रुद्र पाठ करना मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है? यह 2 मील की सीधी चढ़ाई, 2 मील की तो सीधी चढ़ाई, 6 किलोमीटर। अब अपने भूते की नहीं, अब अपने बस की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना और फिर चढ़ाई का रास्ता, अब अपने बस की बात नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यानी वो ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि मोहन ये कह सके कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगा, इस आशा से कह रहे हैं। लेकिन मोहन उनका आशय नहीं समझता, वो ऐसी बात नहीं। वो जोर से बोले, मोहन ने बात सुन ली। मोहन उनके कहने का मतलब भी समझता था। क्या मतलब समझता था? बंशीधर जी ने क्यों कहा जोर से बोलकर? ताकि मोहन उनकी बात सुन ले, ताकि मोहन उनकी बात सुन ले और मोहन ये कह दे कि पिताजी आप चिंता मत करो, आपके रुद्री पाठ में मैं आपका सहयोग करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।